दिल्ली विश्वविद्यालय का जो चुनाव है, डूसू इलेक्शन है, 4 साल के बाद लगभग दोबारा से किया जा रहा है 2023 सितंबर में। और मैं अभी जहां मौजूद हूं, ये है ग्वायर हॉस्टल, जो दिल्ली विश्वविद्यालय का सबसे पुराना हॉस्टल माना जाता है। ये 1948 में बच्चों के लिए खोला गया था और 1948 से अब तक जो है बच्चों को सेवा दे रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की आन बान शान बन के टिका हुआ। आप देखेंगे मेरे पीछे किस तरीके से ये पूरी जो बिल्डिंग है चारों तरफ से घिरा हुआ है एक सुंदर इमारत से, और ये इमारत बहुत ही ऐतिहासिक है। और जानते हैं हम यहाँ के लोगों से, यहाँ के बच्चे कुछ हैं, आप ये कमरे देख रहे हैं, इन कमरों में बच्चे रहते हैं जो पीएचडी या एमफिल या एमए के कोर्स करने वाले बच्चे हैं। इन बच्चों से हम जानते हैं, बच्चे असल में नहीं होते, ये अलग अलग एज ग्रुप के होते हैं लोग। हम उनसे जानते हैं कि इलेक्शन में किस तरीके से ग्वायर हॉस्टल जो है अपना योगदान देता है और ग्वायर हॉस्टल का इतिहास क्या है, क्यों लोग यहाँ के जब भी चुनाव आता है तो ग्वायर हॉस्टल की बातचीत जरूर करते हैं, क्योंकि इनका जो इतिहास है वो गौरवपूर्ण है, गौरवान्वित करने वाला है। हम एक कमरे में हैं, हम जानते हैं यहाँ छात्र कुछ हैं, स्टूडेंट हैं जो हो सकता है किसी अलग अलग कोर्स के हों। हम जानते हैं उनसे कि क्या है इतिहास ग्वायर हॉस्टल का। सबसे पहले सर आप बताएं, अपना परिचय दें, नाम क्या है आपका और ग्वायर हॉस्टल का इतिहास क्या है। मेरा नाम शशि प्रकाश है। मैं अभी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में पीएचडी का छात्र हूँ और यहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है, फिर मास्टर्स किया है। तो एक काफ़ी लंबा अनुभव इस कैंपस का रहा है, नॉर्थ कैंपस का मेरा। और तरह तरह के गतिविधियाँ, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होता है, चुनाव होता है, एकेडमिक्स होता है, कल्चरल परफॉर्मेंस, तो मैं हर जगह पे भाग लिया हूँ और देश के अलग अलग जगहों पे रिप्रेजेंट किया हूँ यहाँ से जाके। तो उस अनुभव को मैं साझा कर सकता हूँ आपसे। तो बताएं, पहले बताया जाता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का जब भी डूसू का चुनाव होता है तो ग्वायर हॉस्टल का बहुत ही अहम मुख्य किरदार इसमें होता है। तो क्या लगता है किस तरीके से ये इसमें जुड़ता है, अपना योगदान कैसे देता है? देखिए, अगर हम हिस्टोरिकली देखेंगे, ऐतिहासिक रूप से देखेंगे, तो एक समृद्ध इतिहास रहा है ग्वायर हॉल का और जुबली हॉल का। ये दो हॉस्टल इस कैंपस के सबसे बड़े हॉस्टल हैं और इसके जो हॉस्टल का जो ताकत है वो यहाँ के एल्यूमिनाई हैं। यहाँ के एल्यूमिनाई जो हैं हर सेक्टर में, हर जगह पे, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे लोग रहे हैं यहाँ के। तो ये हमेशा से एक वाइब्रेंट ग्रुप रहा है। दूसरा चीज़ कि जो छात्रावास है, ये यहाँ पे मास्टर्स और पीएचडी के लोग रहते हैं जो कि यहाँ से ग्रेजुएशन से ऊपर होते हैं। तो उनमें सामाजिक रूप से सोच की क्षमता, लोगों को देखने की क्षमता, समाज किधर जाना चाहिए, किस तरह से सोसाइटी को शेप लेना चाहिए, उसकी क्षमता भी लोगों में आ जाती है। इसके बाद यहाँ की राजनीति जो है, गतिविधियाँ शुरू होती है। चूँकि ये हॉस्टल है और हॉस्टल में हर डिपार्टमेंट, हर कोर्स से लोग रहते हैं, तो एक ऐसा एक जगह और प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे कोई भी, किसी भी पार्टी के जो कैंडिडेट होते हैं वो आते हैं, तो यहाँ पे उनको मैक्सिमम लोग मिल जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से। अब हॉस्टल कैसे सबसे अहम भूमिका अदा करता है, क्योंकि इस हॉस्टल में जो प्रवेश पाता है, जिसका एडमिशन होता है, वो अपने अपने डिपार्टमेंट के टॉपर होते हैं। तो उनका अपने डिपार्टमेंट में, अपने कॉलेज में भी पर्सनल उनका इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि वो अपने डिपार्टमेंट के टॉपर आए हुए हैं। तो यहाँ पे हॉस्टल पकड़ लेने से और यहाँ से चुनावी चीज़ों को संचालित करने से ये फ़ायदा होता है कि एट ए सेम प्लेस आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग मिल जाते हैं। आपकी जो चुनाव की जो है, जो आपका मोटो है और जो आपका मैनिफेस्टो है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में पर्सनलाइज तरीके से इनग्रेंड कर जाता है, नीचे नीचे चला जाता है। आज की स्थिति थोड़ी बदली हुई दिखती है मुझे। वो इसलिए दिखती है क्योंकि बीच में कोरोना काल आ गया, तो 3 साल में जो ये गैप क्रिएट हुआ है, इसमें सीनियर और जूनियर का जो एक कोऑर्डिनेशन होता था वो टूट गया है। तो वो कल्चर मुझे ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। अब जुबली हॉल का या ग्वायर हॉल का जो इतिहास रहा है, वो कल्चर इस टर्म में ब्रेक होता जा रहा है कि जैसे हमारे सीनियर हमको बताते थे कि कोई भी चुनाव होता था तो इस तरह से करना है, इस तरह से लोगों को इकट्ठा करना है, या इस तरह से बातें होंगी। आज वो गाइडेंस का जो लिंक था, वो चीज़ें वो लोग पास आउट होकर निकल गए। नए लोग जो है अभी नए नए आए हैं, तो उनको उतना चीज़ें पता नहीं है। वो लिंक टूटने से हुआ क्या है कि जो बाहर से लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिस पार्टी के भी लोग हैं, उनको भी ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है क्योंकि चुनाव मैनेजमेंट में हॉस्टल का कैसे रोल लिया जा सकता है या कैसे इस स्टेक होल्डर्स का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं ये उनको भी संदेश देना चाह रहा हूँ, और आपकी चैनल को वो लोग देखेंगे ये वीडियो, जो यहाँ के कैंडिडेट हैं, डूसू के कैंडिडेट या आने वाले टाइम में जो कैंडिडेट होंगे,
कि आप हॉस्टल को माइक्रो लेवल मैनेजमेंट करके चुनाव कैसे जीत सकते हैं, कैसे हर डिपार्टमेंट और हर कॉलेज तक इसका इन्फ्लुएंस बना सकते हैं, कैसे आप एक ट्रेस कर सकते हैं, एक आप ग्राफ बना सकते हैं, और आप कि किस डिपार्टमेंट में। देखिए, ये जो चुनाव है माइक्रो लेवल का चुनाव होता है, इसमें क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट में, हर कॉलेजेस में आपको लोग पकड़ने होते हैं और वो अपने अपने कॉलेज, अपने अपने क्लासरूम को मैनेज करता है लोग कि इतने वोट मैनेज कर लिए। तो पेपर और पेन पे ज़्यादा काम होता है इसमें, रेदर देन कि आप बाहर जाके जो है हल्ला कर रहे हैं, गाड़ियाँ घुमा रहे हैं, और ये सो बाजी होता है और इससे बहुत बेनिफिट नहीं होता है। जो मेन बेनिफिट है वो माइक्रो मैनेजमेंट का है वो इस चुनाव में, क्योंकि ये कॉलेज का चुनाव है, ये कोई बहुत बड़ा लोकसभा का चुनाव तो है नहीं, विधानसभा का तो चुनाव है नहीं कि हमारा पहुंचना हर जगह मुश्किल होगा। इसमें क्या है कि आपका पहुंचना हर जगह आसान है, क्योंकि हॉस्टल हैं, डिपार्टमेंट हैं, इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे सोसाइटीज़ हैं, तो आप सोसाइटीज़ को भी पकड़ सकते हो जाके, उसके थ्रू आप जो है इन्फ्लुएंस बना सकते हो। इसमें हॉस्टल सबसे नंबर 1 पे इसलिए आता है, और ख़ास करके ग्वायर हॉल जैसे हॉस्टल, कि यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट नहीं रहते हैं, यहाँ पे एक टीचर्स का भी विंग है जो बैचलर टीचर्स होते हैं, खास करके वो लोग रहते हैं। TCDC यहाँ पे कोर्ट है, तो यहाँ पे कुछ PhD स्कॉलर्स रहते हैं जो पढ़ाते भी हैं कॉलेज में एडहॉक पे या गेस्ट पे, कुछ परमानेंट भी होते हैं। तो यहाँ बहुत ही एक हॉलिस्टिक और होमोजीनियस ग्रुप होता है। इससे मतलब आप सोच रहे हैं कि स्टूडेंट से लेके टीचर तक आपके एक लिंक बने रहते हैं। इसमें इस हॉस्टल का योगदान बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इस तरह से अगर टच किया जाएगा तो एक बहुत हॉलिस्टिक ग्रुप रहता है और आपके जो संदेश हैं, मैसेज हैं, वो माइक्रो लेवल तक चला जाता है। तो इस सेंस में ग्वायर हॉल को, और ये सब खूबियाँ जो हैं हॉस्टल का अब विलुप्त हो रहा है। इस बार के चुनाव में मैं नहीं देखा ऐसा। इस बार के चुनाव में मैं ये भी देख रहा हूँ कि हमारे कैंटीन बंद कर दिए गए हैं लड़ाई झगड़ा को लेके। हमारे गेट में मतलब पहले फ्री रहता था, लोग आते थे, प्रचार करते थे, हर पार्टी के लोगों को सहूलियत होती थी कि आते हैं रूम में, सबसे मिलते हैं, मेस में कैंपेन करते थे। आज के टाइम में मुझे पता नहीं है कि रीज़न क्या है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न हो सकते हैं इसके, बट उतना फ्रीक्वेंटली जो है मीट नहीं हो पा रहा है और बाहर से लोग एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, और जो वो चुनाव का माहौल जो एक हॉस्टल में होता था वो मुझे बहुत कम दिख रहा है। तो इसका फ़र्क और इसका असर दोनों तरह से आपको दिखेगा, पॉजिटिव वे में भी दिख सकता है और निगेटिव में भी, ये रिजल्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन वो जो एक जो स्ट्रेटेजी था, जो स्टूडेंट्स आते थे यहाँ पे, जो कैंडिडेट आते थे, इन्वॉल्व होते थे चीज़ों को लेके, उन चीज़ों में गिरावट आई है। नहीं तो आप अभी ये कैंपस में देखिएगा, यहाँ पे देखते पूरा भीड़ लगा रहता है, यहाँ पे एक माहौल रहता था चुनाव का। हॉस्टल इस बार थोड़ा सा कटा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि 3 साल बाद हो रहा है ये चुनाव, और नए लोग आ गए हैं, नए कैंडिडेट आए हैं, तो उनको उतना अनुभव नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन भी बदला हुआ है, नए VC भी आए हुए हैं, तो इनका भी एक अलग तरीका होगा चुनाव कराने का। तो इसीलिए मैं बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम को तो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं एक छात्र हूँ, तो कुछ होगा कंस्ट्रेंट, बट वो एक माहौल था, वो धीरे धीरे अब ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है मेरा। हम आगे बढ़ते हैं, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि दिल्ली चुनाव जो जाना जाता था बहुत ही शोर शराबे और बड़ी गाड़ियों के लिए जाना जाता था, जिसे इस बार जो है कम देखा जा रहा है। वो जो एक हॉस्टल में घूम करके जो प्राथमिकता होती थी कि वोट मांगने के, वो कम दिखाई दे। और भी लोग हैं हमारे साथ में, हम उनसे जानते हैं क्या इस बार हॉस्टल में लोग नहीं आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, क्या लग रहा है कि सब फीका फीका सा है हॉस्टल? जी, अभी वर्तमान की जो सिचुएशन है उसको तो देख के तो यही लग रहा है कि अभी एक्चुअली में कुछ इशू हो गया था, एडमिनिस्ट्रेशन इशू हो या कुछ लड़ाई झगड़े को लेके गेस्ट की एंट्री बंद हो गई है। तो अब गेस्ट की एंट्री बंद हो गई है, मेस में कोई आके बाहर से खाना नहीं खा सकता। पहले ऐसा कल्चर नहीं था हमारे वहाँ बाहर ग्वायर का कैंटीन है बहुत बड़ा, जबकि उसमें भी एंट्री नहीं हो रही है। तो एंट्री मतलब क्या, वो बंद हो गया 22 तारीख तक, पूरी तरह से शट डाउन हो गया है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये सारी दिक्कतें आ रही हैं कि कंपेनिंग करने के लिए, चूँकि जैसा कि अभी शशि जी बता रहे थे कि जो एक कल्चर था वो कल्चर विलुप्त होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ग्वायर हॉस्टल जो होता है सीनियर मोस्ट हॉस्टल माना जाता है। 1938 में एक तरह से इसको 26 स्टूडेंट्स के लिए, 26 स्टूडेंट्स के लिए ओपन किया गया था, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स वो उसको बंद करना पड़ा 1939
के आसपास में। फिर ये धीरे धीरे कुछ कारण रहे, इसको लॉज में कन्वर्ट किया गया। अगेन 1948 में इसको एज ए रेसिडेंस के तौर पे फिर से खोला गया। और ग्वेर हॉस्टल इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट और मायने रखता है क्योंकि आप देख रहे होंगे पूरे हॉस्टल में यूनिवर्सिटी में देखते हुए आ रहे होंगे, तो आपको जो इसका कंस्ट्रक्शन है उसको देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये एक यूनिक हॉस्टल है। 2004 में ये हेरिटेज बिल्डिंग में भी शामिल हो गया है ग्वेर हॉस्टल। तो ग्वेर हॉस्टल इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि जो शशि जी की बात पे आ रहा हूँ कि जो सीनियर जूनियर का जो एक लिंकेज है वो इसलिए भी टूट गया है क्योंकि यहाँ पे पहले क्या होता था, ज़्यादातर पीएचडी वाले स्टूडेंट्स होते थे, टीचर्स हैं यहाँ पे टीसीडीसी कोर्ट में। तो क्या होता था, जो ग्रेजुएशन का स्टूडेंट चुनाव लड़ रहा है, मास्टर्स का स्टूडेंट चुनाव लड़ रहा है, तो वो पीएचडी या किसी प्रोफेसर से, किसी टीचर से आके मिलके बात करेगा कि सर मुझे ऐसे ऐसे है, कैसे गाइडेंस चाहिए। एक डिस्कशन होता था कि किसी की चुनाव होनी चाहिए, क्या कमी रह जाती है, तो वो कमियां जो है दूर है। तो हमेशा से ग्वेर हॉस्टल बहुत इंपॉर्टेंट ये भूमिका निभाता रहा, लेकिन इस बार थोड़ा सा कोरोना के बाद से मुझे लग रहा है कि अभी तक इसमें पीएचडी के स्टूडेंटों को एडमिशन भी नहीं मिला है। तो 1 साल से ज़्यादा हो गया मुझे लग रहा है कि पीएचडी के स्टूडेंट्स की मतलब एक तरह से ऑफिशियली एंट्री नहीं है, किसी की एडमिशन नहीं हुआ। तो वो भी एक कहीं ना कहीं से मतलब कमी है। एक बार अपना परिचय जरूर दे दीजिए कि नाम क्या है और क्या आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। जी, मेरा नाम अरविंद साहनी है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा ग्रेजुएशन मास्टर और पीएचडी डीयू से चल रहा है। और मैं वर्तमान समय में दिल्ली विश्वविद्यालय एबीवीपी मतलब एबीवीपी से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये क्या हॉस्टल रियल कमरा आपका है? जी नहीं, मेरा कमरा बगल में है। ये सर है सुधांशु सर, तो यहीं पे अभी हम लोग ऐसे ही बैठ के खाना खाने के बाद ऐसे ही बैठे थे। तो सुधांशु जी से भी बात कर लेते हैं क्योंकि उनके कमरे में हम अचानक से घुसे हैं। तो इनका क्या माहौल है और किताबें देख सकते हैं, कितनी मोटी मोटी किताबें और चारों तरफ जो है फैली हुई हैं। ये देखिए, इधर भी देखेंगे तो कॉपियाँ जो है भरी हुई हैं। सुधांशु जी जानते हैं कि इनका क्या रहा है चुनाव में, क्या इनको भी वो कमी महसूस हो रही है जो कोरोना के समय में जो दिखता था या कोरोना से पहले जो समय दिखता था चुनाव का, वो कमी है। सुधांशु सर, सबसे पहले तो आप अपने बारे में एक बार बता दीजिए कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या आपको लगता है कि इस बार सच में परिवर्तन दिख रहा है, क्या कमी दिख रही है इस चुनाव में? देखिए, मेरा नाम सुधांशु कंठ हुआ। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, समस्तीपुर जिला से। फिलहाल मेरी पीएचडी चल रही है डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट एशियन स्टडीज़। जहाँ तक चुनाव का आपने बात जिक्र किया है, बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी बातें बता चुके हैं। वो सारी बातें हैं, कोरोना के कारण ये हुआ है कि चलिए एक गतिविधि में कुछ कमी आई है, लेकिन शायद मेरा कहना इससे भी ज़्यादा गहरी बात है कि चुनाव किस तरीके से लड़ा जा रहा है यहाँ। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव अगर आप देखें, आपको दूर से भी देख करके प्रतीक होता है कि काफ़ी खर्चीला है। एक कॉमन आदमी के बस का रोग नहीं रह गया कि वो चुनाव में जाकर के शिरकत करे। एक समस्या मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूँ, अगर आप जेपी की राइटिंग्स को पढ़ें तो आपको पता लगेगा 1950 से वो इस बात को पंडित नेहरू को लेटर लिखते थे कि चुनावी प्रक्रिया इतनी महंगी होती जा रही है। और सोचिए आप, ये तो वो जेपी अगर वो राइटिंग लिखते थे, वो अगर लेटर लिखते थे पंडित नेहरू को, तो वो तो विधानसभा और राज्यसभा लोकसभा की सीटों के बारे में कहते थे। यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि छात्र संघ का चुनाव इतनी महंगी हो गई है जिसको देख करके आपकी आंखें भौचक्की हो सकती है, इतनी महंगी है। गाड़ियों का शोर देखें, पैम्पलेट्स देखें। दूसरा एक शिकायत मेरी ये भी रहती है चुनावी प्रक्रिया से कि जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं वो सारे कैंडिडेट्स वोट लेने के लिए तो चाहत है सब में, वो बिल्कुल चाहते हैं कि वोटिंग हो, लेकिन अगर आप उनसे ये पूछें कि आपको समस्याओं के बारे में कितना पता है, तो करीब करीब उनको नगण्य के बराबर पता है। उनको समस्याओं के बारे में वो ये जरूर कहते हैं कि आपकी जो भी समस्याएं होंगी, उनका ये सेंटेंस होता है कि जो भी समस्याएं होंगी उन सारी समस्याओं को हम सॉल्व कर देंगे। लेकिन समस्याएं क्या है, और अगर उन समस्याओं में कहीं अगर एडमिनिस्ट्रेशन ही एक हिंड्रेंस अगर तैयार करता है, तो क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन से टकराने के लिए तैयार है? तब शायद वो उस बात पर पीछे हट जाते हैं। एक बात जैसे आपने कही, मुझे एक चीज़ समझ में आई कि सिर्फ जो है गाड़ियों पे खर्च किए जा रहे हैं और शोर शराबे में खर्च किए जा रहे हैं,
जनता से कनेक्ट होना है, छात्रों से कनेक्ट होने की बात जो है। अरे ये मेरी सच पूछिए तो इस बार के ही चुनाव से नहीं है, मेरी पूरे के पूरे भारतवर्ष में ही जो चुनावी प्रक्रिया चलती है, ये जो प्रणाली चल रही है, इन सारी प्रणाली से ही मुझे शिकायत है कि हर जगह एक दूसरे से अछूता नहीं होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय का जो चुनाव है उसको हम पूरी चुनावी प्रक्रिया से अगर अलग रखें, ऐसा हो नहीं रहा है। होना चाहिए था लेकिन हो नहीं रहा है। आपको सिर्फ स्टूडेंट का वेलफेयर आपके दिमाग में होना चाहिए कि कोई भी जो चीज़ हो, आप कोई भी जो करे उससे स्टूडेंट का बेनिफिट हो। वो स्टूडेंट का बेनिफिट मुझे फिलहाल नहीं दिखलाई देता। पार्टी कोई भी हो, वो जितने भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं, वो मैंने आपको पहले भी कहा कि वो ये कहते हैं कि आपकी जो भी समस्याएं होंगी, लेकिन हमारी समस्याएं क्या है जब हम ये ले करके जाएंगे तब वो हमारे प्रतिनिधि जो छात्र प्रतिनिधि बनेंगे वो कितना देखेंगे नहीं देखेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल या निशान है मेरी निगाह में। ठीक है, तो सुना आपने। जी जी। सुधांशु सर अभी जो एक चर्चा छेड़े हैं कि जो समस्याओं का समझ कितना है, जैसे जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स का जो फिलॉसफी है वो है तो इसी पे बेस्ड यूनियन क्यों चुना जा रहा है। यूनियन इसलिए चुना जा रहा है क्योंकि जो हमारे छात्रों का जो समस्या होगा उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो जाके वहाँ पे रखेगा एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, सरकार के सामने, यूजीसी के सामने, और उससे हमको प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होगा। बट प्रॉब्लम ये हो रहा है इसमें कि यहाँ पे क्या है कि पीएचडी के जो स्टूडेंट को ना वोट करने का अधिकार है ना चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो एक्सपीरियंस के तौर पे अगर आप देखिएगा तो मुद्दाओं जितना अंडरस्टैंडिंग, जितना मैंने यहाँ पे टाइम बिताया इस कैंपस में, जितना इस एडमिनिस्ट्रेशन को, ड्यू के एडमिनिस्ट्रेशन को मैं समझता हूँ, हॉस्टल के एडमिन को मैं समझता हूँ, जितना छात्रों के प्रॉब्लम को मैं समझता हूँ, वो एक फर्स्ट ईयर का कॉलेज का स्टूडेंट नहीं समझ सकता है। और आप जो है उसको जो है कैंडिडेट बना के उसको खड़ा करके आप वो लड़वा रहे हैं, क्योंकि पीएचडी तो लड़ ही नहीं सकता है, ना वोट कर सकता है। तो लिंगदो ने जो गाइडलाइन दिया है तो एक तरफ से तो सही किया है, क्योंकि एक ये भी मत है, एक ये भी आइडियोलॉजी है कि नहीं पीएचडी के लोग अगर लड़ेंगे चुनाव और ऐसे लोग आएंगे तो और ज़्यादा ये पॉलिटिसाइज हो जाएगा और विधायक एमपी जैसा चुनाव ये होने लगेगा। मैं मानता हूँ कि वैसा हो सकता है, बट प्रोसीज्योर अगर आपका किसी अदर डायरेक्शन में ले जा रहा है, इसकी वजह से आप उसकी जो मूलभूत जो उसका फिलॉसफी है, आत्मा है, उसको नहीं मार सकते हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि आप इस बात को हाईलाइट किया जाना चाहिए कि जो स्टूडेंट का जो मुद्दा है, जिसमें जो समझ है उस मुद्दे का, वो लोग अगर आगे आएंगे, वो लोग अगर चुन के प्रतिनिधि बनेंगे तो उस मुद्दे को टैकल भी करेंगे अच्छे से, पुटअप भी अच्छे से करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी लेके आएंगे। इसमें पूरी छात्र कम्युनिटी की भलाई है। वो स्टूडेंट किसी भी पार्टी से हो सकते हैं, एबीवीपी से हो सकते हैं, एनएसवाई से हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, बट पीएचडी स्टूडेंट्स को चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए और जो है उनको जो है वोटिंग राइट भी होना चाहिए। हमारा एक डूरा एसोसिएशन था, उसको भी अब रद्द कर दिया गया है। रिसर्च स्कॉलर के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि रिसर्च स्कॉलर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर हैं, हजारों में रिसर्च स्कॉलर हैं यहाँ पे, उनके लिए कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे जाके वो अपनी समस्याएं रख सकते हैं। कोई भी इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है। एक डूरा था, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। बाकी हर लोगों के लिए कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म है, यूनियन है उनकी अपनी बात को रखने के लिए, लेकिन पीएचडी वालों के नहीं है। तो आप पीएचडी वाले को कम से कम इसमें लड़ने का अधिकार दिया जाए, उनका रिप्रेजेंटेशन हो, ये मेरा कहना है। जैसा आपने सुना कि इन तीनों से किस तरीके से इस बार जो चुनाव है वो थोड़ा सा फीका नजर आ रहा है। मैं आपको एक बाहर का नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि पिछले चुनाव जब होते थे तो किस तरीके से भीड़ रहा करती थी, जो इस बार अभी आपको दिखाई नहीं दे रही है। जो लगता है ऐसा कि जैसे कुछ माहौल ही नहीं है, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव जो है शोर शराबे के लिए और मिलने जुलने के लिए बहुत ही मशहूर है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।